यहाँ पर हम देखें एयर ब्रेक गाड़ियों पर रास्ते में ट्रेबल शूटिंग किस तरीके से की जाती है। जैसे पहली समस्या है ब्रेक बाइंडिंग की। ब्रेक बाइंडिंग में क्या होता है, 5 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम ब्रेक पाइप प्रेशर हो ब्रेक बाइंडिंग के अंदर, तो ये समस्या है कि 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम प्रेशर आ रहा है, तो वो ब्रेक बाइंडिंग की समस्या हो सकती है। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, घिसे पिटे फटे हुए MU वाशर के कारण, या कपलिंग हेड से लीकेज हो रही है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है एंगल कॉक ब्रेक पाइप जॉइंट और अथवा ऑक्सिलरी रिजर्वायर या कंट्रोल रिजर्वायर ड्रेन प्लगों में लीकेज होना। तो अगर घसे घिसे कटे पिटे हैं वाशर के कारण कपलिंग हेड में लीकेज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सुरक्षात्मक उपाय क्या है, MU वाशर एयर हॉस पुनः सेट करके बदल सकते हैं। और अगर एंगल कॉक ब्रेक पाइप जॉइंट और ऑक्सिलरी रिजर्वायर या कंट्रोल रिजर्वायर ड्रेन प्लगों में अगर लीकेज हो रहा है, तो उसका हम क्या उपाय करेंगे, ढीले जोड़ इत्यादि को कसेंगे, लीकेज कंट्रोल करेंगे। यदि ज़्यादा और संभव न हो तो सेक्शन कंट्रोल से हम संपर्क करेंगे। दूसरा हम देखें हैंड ब्रेक का लगा होना। अगर हैंड ब्रेक का लगा हुआ है हैंड ब्रेक, तो इसकी समस्या का कारण क्या हो सकता है, हैंड ब्रेक ऑन है, तो इसका निवारण कैसे करेंगे, हैंड ब्रेकों को पूरी तरीके से रिलीज कर देंगे, यानी रिलीज होना इसका सुरक्षात्मक उपाय है। तीसरा हम देखें, तीसरा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, MPT लोड बॉक्स की दोषपूर्ण सेटिंग होना। MPT लोड बॉक्स की दोषपूर्ण सेटिंग है, तो इसका क्या संभावित कारण हो सकता है, MPT वैगन का MPT लोड बॉक्स चेंज ओवर हैंडल लोड पोजीशन में रखा हो, तो इसकी सुरक्षात्मक कारण उपाय क्या हो सकता है, ब्रेक रिलीज करें, हैंडल को इसकी सही स्थिति में रखें। दूसरा हम देखें कि MPT लोड बॉक्स के स्लीट नट को ढीला करें। अगर MPT लोड बॉक्स के स्लीट नट को ढीला करेंगे तो इससे संभावित कारण है, तो इसकी वजह से क्या हमें सुरक्षात्मक उपाय अपनाना चाहिए, सही ए डायमेंशन अर्थात 70+2 के लिए यहाँ पर स्लीव नट को समायोजित करें। फिर बात करते हैं हम इंजन बदलने के कारण। इंजन बदलने के कारण में हम देखें कि दो विभिन्न इंजनों के द्वारा बनाए गए BP प्रेशर में अंतर होता है। अगर दो विभिन्न इंजनों के द्वारा बनाए गए BP प्रेशर में अंतर है, तो इसका सुरक्षात्मक उपाय क्या हो सकता है, मैनुअल ब्रेक रिलीज लीवर खींच करके प्रत्येक वैगन के प्रेशर को रिलीज करें और तब नए इंजन के साथ सिस्टम को पुनः चार्ज करें। दूसरा यहाँ पर संभावित कारण ये हो सकता है कि खराब इंजन के कारण लोको के एयर ब्रेक सिस्टम में अंदरूनी लीकेज का होना। अगर खराब इंजन है तो खराब इंजन के कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, लोको के एयर ब्रेक सिस्टम में अंदरूनी लीकेज है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, BP प्रेशर पुनः चार्ज करें, इंजन पर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेट करें। यदि सफलता न मिले तो सलाह के लिए सेक्शन कंट्रोलर से संपर्क करें। फिर हम बात करते हैं अगला कि पुनः चार्ज करने पर ब्रेक रिलीज न होना। अगर ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम, ड्राइवर के द्वारा अपर्याप्त समय दिया हो, ये संभावित कारण हो सकता है। ब्रेक सिलेंडर एग्जॉस्ट चौक जाम हो, ये भी संभावित कारण हो सकता है। हॉरिजेंटल लाइव लीवर गाइड ब्रैकेट के विरुद्ध जाम हो, ये भी संभावित कारण हो सकता है। और SAB कार्य नहीं कर रहा है, अगर SAB कार्य नहीं कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को आइसोलेट करेंगे। अगर हॉरिजेंटल लाइव लीवर गाइड ब्रैकेट के विरुद्ध जाम हो तो सुनिश्चित करें कि हॉरिजेंटल लाइव लीवर ठीक तरीके से रिलीज है। और ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर एग्जॉस्ट चौक जाम हो तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब आइसोलेट करेंगे और ब्रेक को मैनुअली रिलीज करेंगे। और ड्राइवर द्वारा अपर्याप्त समय दिया हो तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट रिलीज समय सुनिश्चित करेंगे। और अगर ऐसे भी कार्य नहीं कर रहा हो तो हम ये सारे का काम करेंगे। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट है हमारे, तो कम क्या संभावित कारण हो सकते हैं। कम ब्रेक पावर का पहला संभावित कारण हो सकता है इंजन से ब्रेक वाल्व तक ब्रेक पाइप में रुकावट या अवरोध होना। तो हमें क्या करना है, सभी एंगल कॉक को पूर्ण खुली पोजीशन सुनिश्चित करें, अर्थात सभी एंगल कॉक के हैंडल पाइप के समांतर स्थिति में होने चाहिए। जब भी पाइप
के समांतर अगर हैंडल है तो वो हमारा कहलाएगा क्या, कि वो खुली स्थिति में है, ओपन है। और अगर कोई और पोजीशन में है तो वो बंद स्थिति में कहलाएगा। जैसे कि हमारा ये पाइप जा रहा है, अगर यहाँ पर कॉक लगी हुई है और ये कॉक की स्थिति पाइप के समांतर है तो ये खुली स्थिति में मानी जाएगी। और अगर ये कोई इसकी कोई और पोजीशन है तो ये हैंडल है, किस में माना जाएगा, बंद स्थिति में माना जाएगा। दूसरा हम देखें कम ब्रेक पावर का क्या कारण हो सकता है। इंजन एवं ब्रेक वाहन में अपर्याप्त प्रेशर लेवल होना। तो इसका उपाय हम क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित करें कि इंजन में 5 kg/cm² और ब्रेक वाहन में 4.8 kg/cm²। 56 वैगनों के लिए निर्धारित वीबी प्रेशर रखा गया है। तीसरा होता है हमारा कारण कम ब्रेक पावर का निष्क्रिय पिस्टन। निष्क्रिय पिस्टन से भी कम ब्रेक पावर आ सकती है। तो हमें क्या करना है, जांच करें और सुनिश्चित करें कि डीवी के आइसोलेटिंग कॉक निष्क्रिय पिस्टन वाले वैगनों में ऑन स्थिति में है। फिर हमें देखना है कि ब्रेक लगाने के दौरान ब्रेक ब्लॉक पहिए की पकड़ नहीं रहा है, यद्यपि ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन कार्य कर रहा है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है, इसका उपाय हो सकता है जांच करें कि क्या ब्रेक रेगिंग ठीक तरीके से जुड़ी है, अर्थात ब्रेक ब्लॉक अत्यधिक घिसे पिटे हैं क्या नहीं है, वो हमें चेक करना है। फिर अगला देखना है लोडेड वैगनों के एमपीटी लोड बॉक्स चेंज ओवर हैंडल एमपीटी पोजीशन में है। ये हो सकता है कि लोडेड गाड़ी है और एमपीटी पोजीशन है, एमपीटी लोडेड डिवाइस की पोजीशन वो किस साइड है, एमपीटी की साइड है। तो हैंडल को हमें सही स्थिति में करना है, इसका सुरक्षात्मक उपाय होगा। नेक्स्ट हम देखें कि मान लीजिए हमारे पास समस्या आ रही है कि ब्रेक पाइप है वो चार्ज नहीं हो रहा है। ब्रेक पाइप अगर बीबी पाइप है चार्ज नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, कट ऑफ एंगल कॉक बंद स्थिति में है। ये इसका संभावित कारण हो सकता है कि हमारी कट ऑफ एंगल कॉक है वो बंद स्थिति में है। तो इसका निवारण कैसे करेंगे, कट ऑफ एंगल कॉक के हैंडल को खुली स्थिति में संचालित करें, अर्थात इसे पाइप लाइन के समांतर रखेंगे। फिर हम देखते हैं चौथा कि चलते समय एयर होस की अनकपलिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है, ये समस्या आ सकती है। एयर ब्रेक गाड़ियों में रास्ते में चलते समय अगर एयर होस की अनकपलिंग हो गई तो हमें क्या करना है, इसका कारण हो सकता है कि एयर होस काफ़ी छोटा है और एयर होस सही आकार में न हो, इसका कारण हो सकता है। तो इसका निवारण कैसे करना है, उचित लंबाई 660 + 6 मिलीमीटर एयर होस से इसे बदलेंगे, यानी उचित लंबाई का एयर होस इसमें लगाएंगे। फिर हम देखेंगे पांचवा कारण क्या हो सकता है। पांचवा जो समस्या है वो है अंतिम वाहन पर बीपी प्रेशर 5 kg/cm² से अधिक हो। अगर अंतिम वाहन पर बीपी प्रेशर है 5 kg/cm² से अधिक हो तो हमें क्या करना है, लोको फीड पाइप ट्रेन ब्रेक पाइप से जुड़ा हो। ये हमें संभावित कारण हो सकता है कि लोको का फीड पाइप है वो ट्रेन ब्रेक पाइप से जुड़ा है। तो ये कौन सी समस्या का कारण हो सकता है, अंतिम वाहन पर बीपी प्रेशर 5 kg/cm² से अधिक है। तो हमें इसका कारण निवारण कैसे करना है, इंजन एवं पहली वैगन के बीपी हौज को ठीक तरीके से दोबारा हमें जोड़ना है। अब हमें नेक्स्ट देखना है एलएचबी कोच एवं हाइब्रिड कोच में अंतर हम देखते हैं। एलएचबी कोच और हाइब्रिड कोच में अंतर क्या होता है। एलएचबी कोच होता है, इस कोच की अधिकतम गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हाइब्रिड कोच है, इस कोच की अधिकतम गति है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। एलएचबी कोच है, इस कोच में फिएट बोगी लगाए गए हैं, जबकि हाइब्रिड कोच में इस कोच में आईसीएफ बोगी लगाए गए हैं। एलएचबी कोच है, इस कोच में एक्सल मोटेड डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं, जबकि हाइब्रिड कोच है, इस कोच में बोगी मोटेड ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं। फिर हम देखें एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में इस कोच में ब्रेक इंडिकेटर लगाए गए हैं, लाल ब्रेक अप्लाई और हरा ब्रेक है वो रिलीज को दर्शाता है। जबकि जो हाइब्रिड कोच है, इस कोच में ब्रेक इंडिकेटर नहीं लगाया गया है। एलएचबी कोच है, इस कोच में ब्रेक कंट्रोल पैनल लगाए गए हैं, जिससे में ब्रेक प्रणाली के विभिन्न कंपोनेंट फिट किए गए हैं। जबकि जो हाइब्रिड कोच है, इस कोच में ब्रेक कंट्रोल पैनल नहीं लगाए गए हैं। फिर एलएचबी कोच की बात करें। एलएचबी कोच है, इस कोच में व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिसके कारण हाई स्पीड पर ब्रेक जाम होने पर ब्रेक ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे। जबकि हाइब्रिड कोच की बात करें, हाइब्रिड कोच में क्या होता है, इस कोच में ब्रेक ऑटोमेटिक रिलीज होने के लिए ऐसी कोई सिस्टम नहीं लगाए गए हैं। फिर हम बात करें
एलएचवी कोच के अंदर इस कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 8 होती है, जबकि हाइब्रिड कोच है इस कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 4 होती है। एलएचवी कोच है इस कोच में पीईएवी कोच के अंडर फ्रेम में फिट किया गया है, जबकि हाइब्रिड कोच में इसमें पीईएवी कोच के एंड पैनल पर फिट किया गया है। जो एलएचवी कोच है एलएचवी कोच इस कोच में यार्ड डैम पर फिट किए गए हैं, जबकि हाइब्रिड कोच है हाइब्रिड कोच में इस कोच में यार्ड डैम पर फिट नहीं किए गए हैं। एलएचवी कोच है एलएचवी कोच में क्या होता है, इस कोच में बॉगी के सेकेंडरी सस्पेंशन में फ्लेक्जी कॉइल स्प्रिंग फिट किए गए हैं, जबकि हाइब्रिड कोच है हाइब्रिड कोच में क्या होता है, इस कोच में बॉगी के सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग फिट किए गए हैं। अब हम ट्रेन स्टेशन, क्लीन ट्रेन स्टेशन क्या चीज़ है और किस तरीके से ट्रेन को स्टेशन को क्लीन किया जाता है। अक्टूबर 2002 में रेलवे बोर्ड ने क्लीन ट्रेन स्टेशन स्कीम चालू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत ट्रेन की साफ सफाई विश्वसनीय एवं व्यावसायिक एजेंसी के द्वारा कराया जाना तय हुआ। अगस्त 2003 में रतलाम स्टेशन पर दिल्ली मुंबई मेन लाइन एक पायलट मॉड्यूल मेसर्स यूरेका फॉरवर्ड्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई। क्लीन ट्रेन स्टेशन स्कीम की विशेषताएं क्या है, ट्रेन की मैकेनाइज्ड विधि, इसके द्वारा मध्यवर्ती स्टेशन पर शेड्यूल हॉल्ट के दौरान साफ सफाई करना, कोच के आंतरिक भाग की साफ सफाई मुख्य रूप से टॉयलेट मशीन एवं यंत्र का उपयोग करके, जिसमें कम पानी का उपयोग करते हुए अच्छी साफ सफाई एवं सफाई के बाद सुखाना है। टॉयलेट के साफ सफाई संक्रामक दोषों को दूर करने के लिए बायोडिग्रेडेबल क्लीनिंग एजेंट का उपयोग ताकि वातावरण स्वच्छ रहे। टॉयलेट एवं कोच को मॉस्क्यूटो रिपेलेंट टॉयलेट तथा कोच को मॉस्क्यूटो रिपेलेंट से छिड़काव करना ताकि मॉस्क्यूटो के आतंक का नियंत्रित किया जा सके। टॉयलेट एरिया, डोरवेज एरिया, वेस्टिबल एरिया और आइसल एरिया भी साफ करना। एसी कोच के विंडो ग्लास को प्लेटफॉर्म साइड से साफ करना। यह स्कीम यात्री संतुष्टि को और अधिक बढ़ाने का एक प्रयास है। कोच से निकला गया कचरा को जमा किया जाना और निर्धारित जगह पर डिस्पोजल करना। इस स्कीम के कार्यरत होने के लिए पानी को छोड़कर के आवश्यक सभी संसाधन एजेंसी द्वारा स्वयं व्यवस्था किया जाना है, और यह इसकी स्कीम दो तरीके से लागू किए जाएंगे। एक तो है प्रोएक्टिव अप्रोच, पैसेंजर को इस स्कीम की क्रियाकलाप के बारे में यहाँ पर अवगत कराया जाएगा, और अवगत कराने के साथ साथ में जिस पर विशिष्ट साफ सफाई का संदेश लिखा होगा उसका उपयोग किया जाएंगे। जैसे रिएक्टिव अप्रोच क्या है, एजेंसी इस प्रोजेक्ट के सभी साधन की व्यवस्था करेगा, जैसे कि मैन पावर, मशीन, मटेरियल, तरीका, अनुरक्षण, कॉन्ट्रैक्ट्स के योग्य एवं प्रभावशाली प्रबंधन हेतु संपूर्ण पर्यवेक्षण करेगा। रिएक्टिव अप्रोच कोचों की सफाई की आवश्यकता को ध्यान रखेगा, सर्विस के स्कोप के अनुसार, सर्विस के अवसर के अनुसार, सर्विस की सीमा के अनुसार और सर्विस के अभिप्राय के अनुसार। कार्य सेवा के स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ वर्क सर्विस, ट्रेन की 20 मिनट हॉल्ट के दौरान कोचों में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग एवं एलाइड सर्विस इस प्रकार से होगी, जैसे हाई प्रेशर जेट क्लीनिंग एवं सभी कोच के टॉयलेट के संक्रामक दोष को पर्याप्त प्रेशर से दूर करना। वेट वैक्यूम क्लीनर, इसके द्वारा फर्श को सुखाना एवं सभी टॉयलेट फिटिंग को रगड़कर साफ करना। कोच के अंदर कीटनाशक एजेंट से संकीर्ण क्षेत्र को झाड़ू से साफ करना और पोंछा करना। टॉयलेट के दरवाजे और वेस्टिबल के बीच वाले क्षेत्र को झाड़ू से सफाई करना। सभी के कोचों में ड्रायोडेट्स एवं एंटी मॉस्किटो एजेंट का छिड़काव करना। सभी एयर कंडीशनिंग कोचों के प्लेटफॉर्म साइड से विंडो ग्लास को रगड़ करके साफ करना। सभी कोचों में जमा किए गए कचड़े को हटाना एवं एयर कंडीशनिंग कोचों के वॉश मशीन के नीचे से जमा कचड़े को हटाना। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नामित सुपरवाइजर इंचार्ज रेलवे के द्वारा CNW सुपरवाइजर से संपर्क करके जमा किए गए कचड़े को नॉमिनेटेड जगह पर डिस्पोजल करना। दरवाजे एवं वेस्टिबल एरिया की सफाई करना। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पर पढ़ते हैं, पैसेंजर को तकलीफ न हो इसके लिए प्लेटफॉर्म के ऑफ साइड से कार्य करना। पोर्टेबल हाई प्रेशर जेट क्लीनिंग मशीन से 40 बार डोजिंग व्यवस्था के साथ प्रत्येक टॉयलेट को के बराबर हमें क्या करना है, कोच टैप के बराबर 500 लीटर प्रति मिनट पानी खपत होती है।
टॉयलेट को सुखाने के लिए पोर्टेबल बैकअप टाइप वेट वैक्यूम क्लीनर तथा बूमर्स का प्रयोग किया जाना। प्लेटफॉर्म ट्रैक के साइड पावर ट्रैक ऑफ पॉइंट का लेना। केबल रनर एवं रेलिंग व्यवस्था करना ताकि 2 कोच पर एक साथ कार्य हो सके। संपूर्ण ट्रेन 20 मिनट में अटेंड किया जाना चाहिए। 15 ट्रेन की लंबाई। प्रति प्लेटफॉर्म प्रति शिफ्ट करने में सक्षम सिस्टम होना चाहिए। क्लीन ट्रेन स्टेशन की पहचान के लिए रेलवे बोर्ड की रूपरेखा क्या है? क्लीन ट्रेन स्टेशन वाटिंग स्टेशन के पास या अनुरूप होना चाहिए। सफाई का कार्यकाल 6 बजे से 22 बजे तक यानी 10 बजे तक है, जिसमें पैसेंजर जागते रहें। 6 बजे से 12 घंटे के समय के अंतराल के बाद ट्रेन की आवधिक सफाई होनी चाहिए। यह समय अंतराल परिचालन क्षेत्र, पैसेंजर की अनुकूलता, सर्विस के प्रकार और ट्रेन के समय के ऊपर निर्भर करता है। COM और CME के द्वारा संयुक्त रूप से CTS का पहचान नामित किए जाएंगे। रेलवे द्वारा प्रकाशित रेल लिंक बुलकेट में क्लीन ट्रेन स्टेशन बताए गए हैं। 18 से 24 कोच वाली नामित ट्रेन के लिए 15 से 20 मिनट के रुकने का प्रावधान है।